नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय, क्या बीएसपी और कांग्रेस का चुनावी गठबंधन होगा, दूसरा सोनिया गांधी के विपक्ष की बैठक में जाने के मायने, और तीसरा क्या मूक चीतों की मृत्यु हत्या है। इन सब पे चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको हमें एक छोटी रकम देनी होगी, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या बीएसपी और कांग्रेस का चुनावी गठबंधन होगा। मैं इस पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा दे रहा हूं। एक टेबल में आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी देख रहे हैं। ये विधानसभा इलेक्शन की बात है और फिर लोकसभा देख रहे हैं, जो पहला कॉलम है। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एमएलए एमपीज है। ये मैं बीएसपी की ही, सिर्फ स्पेसिफिक बीएसपी की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में पिछला इलेक्शन जो 2018 में हुआ था, वहाँ 6 एमएलए जीते थे, एमपी में 2, छत्तीसगढ़ में 2, यूपी में 1 सीट जीता 2022 में, और लोकसभा में 10 एमपी जीते थे। वोट प्रतिशत फिर मैंने इसके आगे दिया है। राजस्थान में 4, एमपी में 5, छत्तीसगढ़ में 4, यूपी में 13% और लोकसभा में ओवरऑल 3.63%। अब इसके बाद का जो कॉलम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में ये तीसरी सबसे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब यूपी में ये कांग्रेस से बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, और छत्तीसगढ़ में ये 4 नंबर की पार्टी, लोकसभा में 4 नंबर की पार्टी। छत्तीसगढ़ में जोगी साहब की जो पार्टी थी वो 3 नंबर की थी, और जो लोकसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी। इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज में सारी बात कर रहा हूं। अब इसके बाद अब आइए, मायावती जी ने 2019 का जो इलेक्शन सपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा का लड़ा, उसमें उनके 10 एमपी जीते थे। उस 10 एमपी में 3 मुस्लिम थे, 2 दलित थे। दलित तो अपनी रिजर्व सीट से थे, लेकिन उनके यहाँ से 3 मुस्लिम एमपी जीते थे। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दूसरे जो आज जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जिनको उत्तर प्रदेश का कैप्टन होना है, जिनको विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होना है, वो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी 2014 में 5 सीटें जीती और 2019 में भी 5 सीटें जीती, जब वो बसपा के साथ गठबंधन की थी। और उस 5 सीट में से अब वो वहाँ पे 2 जगह बाई इलेक्शन हुआ। अखिलेश यादव जी की अपने गृह जनपद में, जहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया था, और दूसरा आजम खान के, और वो दोनों सीटें भी वो हार गए हैं। एक और हुआ था मैनपुरी में, वो रिटेन किए, लेकिन अब उनके 3 ही एमपी रह गए हैं। तो 5 से शुरू हुआ ये सफर अब 3 पे आ गया है। मायावती जी पर विपक्ष के चश्मे से अगर आप देखें तो उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यही आरोप उनके ऊपर लगता है कि भाई अगर इलेक्शन हुआ उसके बाद वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी सरकार गिराने में, जो अटल बिहारी सरकार गिरी थी, उसमें वो 1 वोट किसका था वो तो पता नहीं रहेगा कि वो मायावती जी के वोट से गिरी, कि गमांग जी के वोट से गिरी, कि सोज साहब के वोट से गिरी, लेकिन वो 1 वोट मायावती जी ने उस क्रूशल मौके पे बीजेपी के साथ नहीं गई थी। इसके सामने जो समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसके ऊपर अब जो लोगों की आशंका है, उसको आरोप कहिए या आशंका कहिए, कि वो ईडी और सीबीआई के डर से मुखर नहीं हो रही है, प्रचार में नहीं आ रही है, और उसको डर ईडी और सीबीआई का है। सपा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कंफर्टेबल पोजीशन ये है, नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस, उनको कोई फ्रंट मिल जाए। अब उनको क्या दिक्कत है, क्यों वो नॉन कांग्रेस भी ढूंढ रहे हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि इस समय खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उसके बाद जब कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटका के इलेक्शन के बाद, और राहुल गांधी का जो सेकेंड इनिंग बोलिए, या अब राहुल गांधी की जो थोड़ी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो मुस्लिम वोट डेफिनेटली अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर वो कांग्रेस के साथ अलाइन करते हैं तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सब खिसक के कांग्रेस के साथ चला जाएगा, क्योंकि इस समय आकर्षण तो मुस्लिम वोट का कांग्रेस है। दूसरा, वो कांग्रेस से समान दूरी बना के अभी से नहीं रखे हैं। आप अगर बहुत दिनों से देखिए तो भारत जोड़ो यात्रा में वो कहीं से भी उन्होंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं गए भी नहीं। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आई तो आरएलडी के समर्थकों ने उसका साथ दिया और बड़ी तादाद में वो उसमें पार्टिसिपेट किए। लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश के जो लैंडमार्क आंदोलन हुए, जिसमें किसान आंदोलन में अखिलेश यादव का कोई ऐसा आपने पार्टिसिपेशन नहीं देखा।
लखीमपुर की वो जो घटना हुई जब किसानों को रौंद के मार डाला गया अजय मिश्रा टेनी के लड़के के द्वारा, जैसा आरोप है, उसके बाद भी अखिलेश यादव कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए। हाथरस में उस लड़की को जब जलाया गया, दलित लड़की को, तब भी अखिलेश यादव जी की कहीं प्रेजेंस नहीं दिखाई दी। कैडर, अब अखिलेश यादव जी के कैडर लेवल पर यह मानना है कि अभी चाहे कुछ भी हो लेकिन अंतोगत्वा सपा और कांग्रेस मिलकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। अब हाल के दिनों में पटना में एक मीटिंग के बाद अखिलेश यादव जी केसीआर से मिलने चले गए तेलंगाना। अब हो क्या रहा है कि केसीआर साहब और अरविंद केजरीवाल मिलके एक कोई धुरी बना रहे हैं, एक कोई मन है, और वो ये सारी धुरी अगेंस्ट कांग्रेस है, क्योंकि इनके अपने अपने स्टेट में दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में जो मुख्य विपक्ष है, जहां पे इनका सीधे सीधे टक्कर हो रही है, वो कांग्रेस से हो रही है। अब सपा को कांग्रेस से यूपी में क्या दिक्कत है, एक मैंने माइनॉरिटी वाली बात बता दी थी। वैसे ऑन फेस कोई समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के थ्रू कांग्रेस पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अखिलेश यादव जी सबसे बड़े प्रदेश से आते हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं को लीड करना है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे अगर प्रेशर डालेंगे तो कांग्रेस से उनकी जो बार्गेनिंग है उसमें शायद उनको फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ क्या है कि अखिलेश यादव जी ग्राउंड रियलिटी नहीं देख रहे। उनके मन में कहीं इच्छा है कि दूसरे प्रदेशों में भी कांग्रेस उनको अकोमोडेट करके एमएलए की सीट पे विधानसभा इलेक्शन लड़ाए। हालांकि वो कर्नाटका में भी 2 सीटों में जाके उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा सपा ने, और जो मेरी है, मैं अगर हो सकता है एक जगह शायद 54 वोट मिले थे, एक जगह 84 वोट मिले थे, मतलब वो 1000 तो छोड़ दिए, 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे उनके कैंडिडेट को। तो अगर आपकी ग्राउंड पे ये हालत है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कोई विधानसभा का एडजस्टमेंट होगा सीट का। अब बीएसपी का चार्ट मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि बीएसपी का चार्ट देख लीजिए, वो ग्राउंड पे ज्यादा नजर आती है। देश में अगर 2 ऑल इंडिया पार्टी आज कही जाती है ना, बीजेपी और कांग्रेस, उसके बाद अगर कोई तीसरी पार्टी जिसका ऑल इंडिया फुटप्रिंट हो, जो और राज्यों में भी कुछ ना कुछ एमएलए जीत जाती हो, कुछ ना कुछ इलेक्शन लड़ती हो, वो बीएसपी है। बीएसपी का एक और वो है पक्ष है कि आज जो इस एक वोट के लिए विपक्ष सबसे ज्यादा परेशान, और खास करके अखिलेश यादव या कांग्रेस या बीएसपी, वो मुस्लिम वोट है। बीएसपी ने भी मुसलमानों को बहुत तरजीह दी है। उन्होंने चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो, उन्होंने माइनॉरिटीज को जबरदस्त ढंग से अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी जब हाल में लोकल बॉडी, ये जो हाल के इलेक्शन हुए थे, उसमें 17 या 18 मेयर के इलेक्शन हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 11 जगह उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया था। अब दूसरी तरफ क्या है कि जो बीएसपी है, वो कुछ छोटी पार्टीज भी उसके साथ आने में कंफर्टेबल है। उनको लगता है कि फिर वो दलित वोट को हम एक जगह कंसोलिडेट कर लेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो महान दल वाले उनके साथ अलाइन कर चुके हैं। आरएलडी भी ज्यादा कंफर्टेबल वोट की दृष्टि से बीएसपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी बनिस्बत सपा के। तो इस तरह से एक चक्कर क्या है कि एसपी के ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस आज कांग्रेस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है खाबरी जी, उन्होंने प्रेशर तो डाल ही दिया। उन्होंने कहा हम सबसे कर लेंगे गठबंधन, सपा को छोड़ के। तो सपा को छोड़ के सबसे कर लेंगे, सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है, तो मतलब इशारों में उन्होंने कुछ कहा भी है, और उनका पास बैकग्राउंड भी वो बीएसपी से आए हैं। अब मेन मुद्दा यह है कि ये जो बीएसपी से अगर कांग्रेस का कोई गठबंधन होता है तो वो लार्जर कोलिएशन इन अदर स्टेट्स होगा, या सिर्फ इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू यूपी, ये देखने वाली बात होगी। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, सोनिया गांधी के विपक्ष की बैठक में जाने के मायने। सोनिया गांधी बेंगलोर जा रही हैं, ये अब आधिकारिक रूप से आ गया है। प्रिलिमिनरी राउंड जो पटना में हुआ विपक्षी पार्टियों का, वो मुझे ऐसा था वो सिर्फ मैसेजिंग के लिए था और एक स्टार्टिंग पॉइंट था। फाइनल राउंड जो काफ़ी कुछ चीज़ें जहां स्पष्ट होंगी वो बेंगलोर में है, जहां डिटेल्स होंगे। 2 दिन की मीटिंग इसीलिए है, रात में रुकना भी है, क्योंकि सब चीज़ें हो सकता है टेबल पे ना हो, जो अलग अलग से जो छोटी छोटी गुट में भी बैठ के बातचीत होगी उस पर भी काफ़ी कुछ डिसाइड होगा। सोनिया गांधी का एक रिकॉर्ड हरदम याद रखिएगा, सोनिया गांधी वॉज वेरी रिलक्टेंट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। वो रिलक्टेंट नहीं, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो, और थोड़ा, जब राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना था इस देश का, तब भी सोनिया गांधी उसके अगेंस्ट थी कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कुछ हो।
लेकिन वो राजीव गांधी की उनके अपनी समझ थी और उनको लगा था कि देश को उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। पर सोनिया गांधी हरदम रिलक्टेंट रही थी उस समय। लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, कांग्रेस की हालांकि सरकार आ जाती है, नरसिम्हा राव जी उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर वो एक लंबी कहानी है। कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और उन बुरे दिनों में जब कांग्रेसी उनसे कहते हैं कि आप वापस नहीं, आप आके इस पार्टी की बागडोर संभालिए, तो सोनिया गांधी उन बुरे दिनों में कांग्रेस की बागडोर संभालती हैं। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो दैट वाज नॉट द बेस्ट पीरियड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस उस समय बुरे दिन से गुजर रही थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने डिलीवर भी किया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सोनिया गांधी ने किसके सामने डिलीवर किया था। उनके सामने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज कहीं से भी किसी से भी पूछ लीजिए, ज्यादा एक्सेप्टेंस है, ज्यादा बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन एक तो वो था। दूसरा, एक एनडीए का सफल गठबंधन काम कर रहा था उनके सामने। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे जो एंटी कांग्रेस वाले लोग थे, वो पूरे दमखम से एनडीए के साथ लगे हुए थे, उनके सामने उन्होंने सफलता हासिल की। एक और ध्यान रखिएगा, जब सोनिया गांधी आई थी तो उनके विदेशी मूल के सवाल पर उनकी पार्टी में सबसे बड़ा प्रश्न लगाने वाले शरद पवार और उनके साथ और नेता भी पार्टी छोड़ के चले गए थे। बीजेपी में सुषमा स्वराज ने कह दिया था कि मैं सिर घुटा लूंगी अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनी। इस तरह के तीखे विरोध के बाद भी सोनिया गांधी ने कांग्रेस को 2 टर्म सत्ता में लाने में सफल हुई थी। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सोनिया गांधी जो गांधी परिवार के सबसे बड़े क्रिटिक बीच के दिनों में हुए वीपी सिंह, जिन्होंने पूरा बोफोर्स का चार्ज लगाया राजीव, जब 2004 में इलेक्शन के बाद, ये खूब किताबों में है, आप संतोष भारती की किताब पढ़ लीजिए, जब मौका आया तो वीपी सिंह वॉज द मेन आर्किटेक्ट जिन्होंने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की मुहिम चलाई, जिसमें डीएमके के करुणानिधि से लेके बीएसपी के काशीराम जी तक इन्वॉल्व थे। वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो जिसकी मैं बात कर रहा था। दूसरा एक ध्यान और रखिए, अभी लोग कहते हैं ना कि उनको बना दिया, उनको, जब देश हित की बात आई और कांग्रेस पार्टी की बात आई, तो अगर आप बाहर से देखिए, आप कोई पार्टी मत होइए, तो क्या 2004 में इस देश के लिए मनमोहन सिंह से बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो सकता था, जब देश एक बुरे आर्थिक दौर से जो गुजर रहा था? देश के लिए हितकारी था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मनमोहन सिंह किसी भी तरह से सफल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सफल नेता नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलूंगा, सफल नेता नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस की रूट्स नहीं जमाई, उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने में कोई काम नहीं किया, लेकिन देश को आगे बढ़ाने में, देश को एक ठीक गति देने में, देश को एक दिशा देने में मनमोहन सिंह का जो योगदान है वो देश हरदम याद रखेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उन्होंने विड्रॉ किया, राहुल गांधी को उन्होंने उस पार्टी की बागडोर समझी, उसका मोदी जी द्वारा उनको क्या क्या नहीं कहा गया है, याद है ना? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये शब्द एक महिला के लिए जिस तरह के शब्द हमारे मोदी जी ने कहे हैं, वो कम से कम हमें तो याद रहेंगे। सोनिया गांधी हो सकता है भूल जाए। एक और याद रखिएगा, राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाके रिटर्न में कहे थे कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, हम नहीं चाहते हैं कि इनको फांसी लगे, कुछ महात्मा गांधी के बच्चों की तरह। वो तो बाद में फिर कोर्ट ने नहीं माना, वो किस्सा किसी और दिन। पूरे सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी के एक भी अमर्यादित बयान मुझे तो नहीं दिखा है, जितनी सौम्यता के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की है। लोग एक आरोप लगाते हैं, जब उन्होंने मोदी जी के लिए मौत के सौदागर का प्रयोग किया था, वो भी वो प्रयोग करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या कहा है उसको और कहने की जरूरत नहीं है। एक और चीज याद दिला दें, स्मृति ईरानी का जो व्यवहार अभी एक आपने वो व्यवहार देखा था? वो व्यवहार किसी भी सुसंस्कृत महिला का जो देश की मिनिस्टर हो, और ऐसी महिला के लिए जो उससे उम्र में बड़ी हो, जो उनसे ज्यादा लंबे राजनीतिक जीवन से आ रही हो, उनके प्रति इस तरह का व्यवहार लोकसभा के अंदर वो पूरे देश ने देखा था। विपक्ष की पटना में एक चीज जान लीजिए, विपक्ष की पटना में 15 पार्टीज आई थी, यहां पे 24 पार्टी आ रही हैं, और मैसेजिंग ये देने की कोशिश हो रही है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है। पटना और बेंगलोर में फर्क क्या है जो मेरे समझ में आ रहा है? पटना में महागठबंधन होस्ट कर रहा था, यहां पे वो कांग्रेस होस्ट कर रही है। एक तो फर्क ये है, इससे कई सी मैसेजेस भी जा रही हैं, और खास करके जब सोनिया गांधी वहां प्रेजेंट हैं, तो इस विपक्ष की एकता की जो धुरी है, जो फलक्रम है,
वो कांग्रेसी बनने जा रही है। इसमें एजेंडा सेट होगा चुनाव का, और इसमें एक तो चुनाव का एजेंडा सेट होगा, और चुनाव होने तक जो राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में किस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया, कैसे इस तरह के उसको सुबह से शाम तक झेलना होगा, जैसे जेडीयू के पीछे लगे हुए हैं बिहार में, हर स्टेट में जहाँ पे भी ऑपोजिशन है वहाँ जो ईडी और सीबीआई के थ्रू जो भाजपा सरकार ये कर रही है उस पर भी शायद बातचीत होगी। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि इस मीटिंग में थोड़ा रुख भी साफ करना होगा कि आप हैं कि नहीं हैं। मतलब ये कह देना कि अगर आप यूसीसी पे हमारा साथ नहीं देंगे तो हम नहीं हैं, ये आप फिर नहीं है तो किसके साथ हैं आप? क्योंकि आज देश में बिल्कुल क्लियर ये कट हो रहा है, एक भाजपा और एक उसके विपरीत धार। आप तीसरा रास्ता कोई निकाल रहे हैं तो वो रास्ता कहीं ना कहीं भाजपा को ही फायदा कर रहा है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले जो अगले 5 चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, वहां पे मेरे हिसाब से जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें कांग्रेस को छोड़ के और किसी की स्टेक्स नहीं है। कांग्रेस 2 जगह राज कर रही है, तीसरे में उसकी सरकार आई थी जो भाजपा ने तोड़वा दी। तेलंगाना में वो शायद वापसी के उसमें है, और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां केसीआर और कांग्रेस के बीच आमने सामने है। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जगह तो मेरे ख्याल में विपक्षी पार्टियों को कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना है, मैं खत्म करने से पहले बता दूं, 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को करीब 19.66 या 19-20% वोट मिले थे, जो कांग्रेस का सबसे बुरा दौर था। तो अब ये डिबेट हो सकती है कि कांग्रेस को उससे 1 वोट ज्यादा मिलेगा कि 10 करोड़ वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर को शायद पीछे छोड़ाई है, जैसा अभी लग रहा है। तो ये सफर जो 19-20% के वोट का था, ये कहां जाके रुकेगा, ये बहुत कुछ अब विपक्षी एकता और इन सब पे डिपेंड करेगा। अब तीसरी बात, क्या मूक चीते की मृत हत्या है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कूनो पार्क में एक चीता फिर मर गया। ये 7वां चीता जो कूनो पार्क है वहां पे मरा है। पिछले सितंबर में मोदी जी की बर्थडे वाले दिन उन्होंने 8 चीते छोड़े थे, हैप्पी बर्थडे किया था। अब बड़े आदमियों का हैप्पी बर्थडे ये होता है कि भाई चीते छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये कुल मामला ये है कि सितंबर 2022 में 8 चीते नामीबिया से आए, और फरवरी 2012 में 12 चीते साउथ अफ्रीका से आए, कुल 20 चीते। भारत में चीते नहीं हैं, विलुप्त हैं। दुनिया में कुल करीब 7,000 चीते हैं, जिसमें मूलतः अफ्रीका में 4-4.5 हजार चीते हैं। ईरान में भी जो दूसरा सबसे बड़ा चीतों का गढ़ कहा जाता है, उसमें भी 2007 में शायद 2007 में करीब 100 चीते थे, जो 2016 तक आते आते 43 हो गए हैं, जो चीतों के लिए माना जाता है। अच्छा, उसमें भारत क्यों घुस गया कि चीते को अब हम यहां अपना करेंगे? उसमें एक ही चीज जो मेरी समझ में आई है, जिम्मेदारी नेहरू परिवार की है। ये नेहरू परिवार के कारण ही भारत वहां घुसा है। आप पूछिए क्यों? इसलिए कि सारा मामला ये जो मुझे समझ में आता है कि इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था। अब 1973 में जब इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था तो देश में करीब 1800 टाइगर्स थे, और उसमें से 268 को उन्होंने 9 टाइगर रिजर्व बना के उनको रिहेबिलिटेट करके और उनकी जनसंख्या बढ़ाने की बात की थी। आज की तारीख में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं देश में, और वो जो 1800 की संख्या करीब 3750 है, 3700-3800 टाइगर हैं। तो ये थी इंदिरा गांधी का। अब अगर ये तो इज्जत का मामला है, ये तो मूछ की बात है। अब अगर इंदिरा गांधी ने टाइगर प्रोजेक्ट किया था तो मुझे भी कुछ ऐसा करना है। तो मामला ये कि 20 चीते लाए गए, उसमें से 7 चीतों की मौत हो चुकी है। 3 बच्चे जो इन चीतों में से 2 ने मतलब एक मादा चीते ने 4 बच्चे दिए थे, उसमें से 3 की मौत हुई है, 3 वो, और 20 जो ओरिजिनल चीते आए थे उसमें से 4, तो अब 16 बचे हैं ओरिजिनल चीते में। अब चीतों का ये समझ लीजिए, पहले उनको क्वारंटाइन किया जाता है, फिर उनको एक 5 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में छोड़ा जाता है, और उसके बाद उनको फॉरेस्ट में छोड़ा जाता है, कुनो नेशनल पार्क में। स्क्रॉल की एक लंबी स्टोरी आज है, वैष्णवी राठौर की स्टोरी है, उसको पढ़िएगा। अगर आपको चीते में इंटरेस्ट है तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ मिल जाएगा उसी स्टोरी में। और वैसे भी जब आप और गूगल करिए तो आपको समझ में आएगा कि
हिंदुस्तान में कूनो नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 750 स्क्वायर किलोमीटर है, 750 स्क्वायर किलोमीटर। करीब करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर पे 3 चीते। अफ्रीका में जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ ऑन एन एवरेज मिनिमम 100 स्क्वायर किलोमीटर पे एक चीता रहता है, जो कहीं कहीं 350 स्क्वायर किलोमीटर पे भी रहता है। हम तो जैसे हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही थी, उसको भी कस के रखने की ज़रूरत हमारे यहाँ सोची गई थी। अच्छा, सोचा ये गया था कि भाई अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने कह दिया है तुम लोग एक साथ ऐसे रहोगे तो एक साथ ऐसे रहोगे, लेकिन ये चीते नहीं मान रहे हैं। कूनो के अलावा उस समय जो दूसरी साइट अवेलेबल थी जब ये 20 चीते आए, वो थी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। लेकिन राजस्थान में कैसे इसको चीतों को वो किया जाए, वो तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई श्रेय तो चला जाएगा कांग्रेस को भी। इसलिए कहा गया कि नहीं, सब चीते कूनो में रखिए। अब 16 ही चीते बचे हैं, और एक प्रश्न ये भी समझ नहीं आ रहा, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं तो क्या चीतों को लेके कहाँ यूपी भागेंगे कि गुजरात भागेंगे? कहीं ना कहीं तो चीतों को भी शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वो फिर कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो जाएगी। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एक चीते के पीछे 2 टीम लगी हैं, हर टीम में 4 व्यक्ति हैं, तो मतलब एक चीते के पीछे 8 टीमें, हर टीम की 12-12 घंटे की ड्यूटी। छुट्टी ले नहीं पा रहे हैं पिछले 1 साल से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है। और खर्च की तो बात ही मत करिए, ट्राइबल्स को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, जो जहाँ पे उनका वो जाते थे, और नॉन वुड, जो मतलब लकड़ी के अलावा जो और कुछ बिन सकते थे, महुआ बिनते थे, जो ये सब चीज़ें करते थे, गोंद निकलता था वो बिनते थे, वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ समझ में ये आ रहा है कि केवल एक आदमी की जिद के चलते चीते मर रहे हैं, अथाह पैसा खर्च हो रहा है, और कहीं सामने से ये नज़र नहीं आ रहा है कि चीते को हम जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर सफल हुआ था, उस तरह से ये कोई सफल प्रोजेक्ट हो पाएगा। थैंक यू सो मच।